सभी लोगों का टीएन नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं नरेश किडवाड़, एम्स नर्सिंग ऑफिसर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग, जिसमें अपना टॉपिक रहेगा रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक पे आपके एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन देखा गया है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल का नाम है टीएन नर्सिंग क्लासेस, उसे आपको फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आपको मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों के लिए, एम्स नोटसेट के लिए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है ताकि आप अपने नोट्स बना सको यहाँ से और अपनी प्रिपरेशन को अच्छी से मजबूती दे सको। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर क्या होता है इसके बारे में अपन जान लेते हैं। रूमेटिक फीवर एक प्रकार से कैसा डिसऑर्डर है, जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है ये। क्लियर है? अपने इम्यून के प्रति ऑटोमेटिकली इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिससे वजह से इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ये किसे इफेक्ट करता है? कनेक्टिव टिश्यूज़ को। अपनी बॉडीज़ के अंदर ब्लड, जॉइंट्स, बोन, ये सब क्या हैं? एक प्रकार से कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। क्लियर है? ये कनेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्शन हो रहे हैं, इसलिए कनेक्टिव टिश्यूज़ कहते हैं। और कनेक्टिव टिश्यूज़ अपने हार्ट में ब्लड वेसल्स, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जॉइंट्स और स्किन, इन ऑर्गन्स को ये इफ़ेक्ट करता है। रूमेटिक फीवर में ये सब चीज़ें, ये ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं। क्लियर है? अब रूमेटिक फीवर के अंदर हार्ट इफेक्ट होता है। हार्ट इफेक्ट होता है, इसलिए इसको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ भी कहा जाता है। रूमेटिक फीवर को रूमेटिक हार्ट डिजीज़ भी कहा जाता है जब ये हार्ट को इफेक्ट करता है। इसमें कार्डियक जो वाल्व हैं आपके, क्लियर है, कार्डियक वाल आपके हैं तो वो इफेक्ट होते हैं, जैसे कि बाइकस्पिड वाल, जिसे हम मिट्रल वाल के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि कौन सा वाल्व इफेक्ट होता है रूमेटिक फीवर में। ऑप्शन में ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, एरोटिक वाल, पल्मोनरी वॉल। तो आपका राइट आंसर होगा बाइकस्पिड वॉल, जिसे मिट्रल वॉल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाने वाला वाल होता है। क्लियर है? जिसकी वजह से ब्लड बैक फ्लो नहीं होता, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम की तरफ नहीं जाएगा। क्लियर है? अगर ये सही से होगा, क्लियर है, यदि डिफेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा? रीगर्जिटेशन होगा, पीछे की तरफ ब्लड चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ चला जाएगा? पल्मोनरी वीन में जाएगा और लंग्स के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? अब बात करेंगे एज ग्रुप की। कितने एज ग्रुप में ये मोस्ट कॉमन होता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आया हुआ है कि कौन सा एज ग्रुप मोस्ट कॉमन अफेक्टेड होता है। तो 5 से 15 साल के बच्चे, 5 to 15 ईयर्स एज के ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। जेंडर की बात करें तो बोथ फीमेल और मेल दोनों, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही इक्वल प्रभावित होते हैं इस रूमेटिक फीवर से। बात करें इंसिडेंस की बात करें तो मोर देन 2 पर 1 लाख। ठीक है, 1 लाख बच्चों में से 2 से ज़्यादा बच्चे देखने को मिलते हैं। ठीक है, प्रीविलेंस का मतलब होता है ओल्ड प्लस न्यू केस। तो 1000 में से 1 बच्चे में देखा गया कि क्या होता है? रूमेटिक फीवर होता है। क्लियर है? अब बात करेंगे, इंसिडेंस होता है न्यू केस और प्रीविलेंस होता है ओल्ड प्लस न्यू दोनों। प्रीविलेंस में दोनों आ जाते हैं और इंसिडेंस में न्यू केसेस को देखा जाता है। क्लियर है? आगे बात करेंगे एटियोलॉजी की कि रूमेटिक फीवर होता क्यों है। इन्वायरमेंटल हाइजीन, यदि आसपास में गंदगी रहेगी, हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं रहेगा तो रूमेटिक फीवर होने के चांसेस होते हैं। ऐसे प्लेसेस जहां ओवर क्राउडिंग होती है, जैसे ट्रेन वाला एयरपोर्ट, ट्रेन, ये सब क्या है, बस स्टैंड, ये सब ओवर क्राउडिंग एरियाज होते हैं। पॉवर्टी की बात करें, गरीबी की वजह से भी ये सब देखने को मिलता है। ओवर क्राउडिंग वाले एरिया में पॉवर्टी लोग ज़्यादा रहते हैं, वो अच्छे से हाइजीन नहीं रख पाते हैं। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, और लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अच्छे से नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा खाना पीने के लिए अच्छा पैसा नहीं होगा तो क्या होगा? उस बच्चे के बीमारी हो जाएगी, जैसे कि रूमेटिक फीवर। ये इन सभी की वजह से क्या होता है? इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है किसी भी बच्चे का या बड़े का। क्लियर है? सबके अंदर यही इफेक्ट करते हैं, पॉवर्टी और क्राउडिंग, इन्वायरमेंटल हाइजीन, लो सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस। ये सभी कोजेज ऐसे कोजेज है जो काफ़ी डिजीज़ कोज करते हैं, चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो। आगे बात करते हैं
पैथोजेनेसिस कि ये किस तरह से होता है रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है। ये इस पे यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, एग्जाम में आपसे ये काफ़ी बार पूछा गया है कि रूमेटिक फीवर किसकी वजह से होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। क्लियर है। हिमोलाइटिक इसमें यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये क्या करता है, आरबीसी को ब्रेक डाउन करता है। स्ट्रेप्टोकोकस क्या है, एक प्रकार का ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि हिलता डुलता नहीं है, नॉन मोटाइल, किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं करता है। तो नॉन स्पोरिंग भी है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस कैसा है, ग्राम पॉजिटिव है। और बात करेंगे ये क्या करता है, यदि कोई बच्चा है वो ऐसे एनवायरमेंटल अनहाइजीनिक कंडीशन वाले में रहता है, ठीक है, एनवायरमेंटल हाइजीन अच्छे से नहीं है, क्लियर है, तो वहाँ पे क्या होगा, ये बैक्टीरिया होगा, हाइजीन अच्छे से नहीं है तो क्या होगा, सोर थ्रोट, वो उसके कुछ भी गंदा खाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, गले तक वह चले जाएगा, तो वहाँ पे क्या करेगा, सोर थ्रोट कर देगा, गले में खराश कर देगा। इट मीन्स फेरेंजाइटिस, फेरिंग्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, किसी भी तरह से गंदे हाथ से वो खाना खा रहा है तो फेरेंजाइटिस हो जाएगा। और यदि इसको ट्रीट नहीं करेंगे 2 to 6 वीक हो जाएगा, ठीक है। बच्चे के अंदर गले के अंदर खराश है और शिकायत लेके आया आपके पास, आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप नियुक्त है अपने डिपार्टमेंट में, आपके पास आया है ओपीडी में कि सोर थ्रोट लेके, बट उसने अब ट्रीटमेंट नहीं, यदि वो नहीं लिया है 2 to 6 वीक से, तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर रूमेटिक फीवर डेवलप हो जाएगा। यदि फेरेंजाइटिस के बाद में वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट लेगा और फॉलोअप के लिए आएगा तो वो ठीक हो सकता है, उसके रूमेटिक फीवर नहीं होगा, क्लियर है, ऐसे केस में। बट सोर थ्रोट फेरेंजाइटिस है तो 2 to 6 वीक हो चुके हैं तो उसके अंदर क्या डेवलप होने के चांस है, रूमेटिक फीवर। अब बात करेंगे रूमेटिक फीवर के क्या साइन सिम्टम होते हैं। लो ग्रेड फीवर होती है, कैसी फीवर, जैसे टीबी के अंदर लो ग्रेड फीवर होती है, सेम इसी तरह रूमेटिक फीवर में भी लो ग्रेड फीवर देखने को मिलती है, मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस। एएसओ टाइटर मेन है, ये एएसओ टाइटर रूमेटिक फीवर के अंदर ये प्रीफर्ड इन्वेस्टिगेशन है। कैसी इन्वेस्टिगेशन है, प्रीफर्ड इन्वेस्टिगेशन है, एंटी स्टेप्टोलाइसिन और टाइटर। नेक्स्ट है ईएसआर, इथ्रोसाइड सेडिमेंटेशन रेट जो होती है ये भी मोर देन 30 mm/h देखने को मिलती है, मीन्स ये इंक्रीज रहती है किसमें, रोमेटिक फीवर में। सी रिएक्टिव प्रोटीन भी क्या होता है, इंक्रीज, बढ़ा हुआ मिलता है किसके अंदर, रूमेटिक फीवर के अंदर, मोर देन 3 mg/dl हो जाता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। एस्कोप बॉडीज, ये विशेष प्रकार के लेजेंस हो जाते हैं, क्लियर है, इसे एस्कोप बॉडीज कहते हैं, ये लेजेंस होते हैं, ये भी देखने को मिलते हैं रोमेटिक फीवर में। नेक्स्ट है पीआर इंटरवल होता है ईसीजी के अंदर, क्लियर है, वह भी क्या हो जाता है, प्रलोंग हो जाता है, उसमें गैप आ जाता है, ज़्यादा टाइम लगता है, पीआर इंटरवल प्रलोंग होता है, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे जोन्स क्राइटेरिया की, तो इसके अंदर मेन क्राइटेरिया होता है, ये एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, रूमेटिक फीवर में कौन सा क्राइटेरिया चेक किया जाता है, ऑप्शन में आ जाएगा ड्यूक्स क्राइटेरिया, जोन्स क्राइटेरिया, मैकडोनाल्ड्स क्राइटेरिया, कुछ भी दे देगा अलग अलग। तो जोन्स क्राइटेरिया मेन क्राइटेरिया किसके लिए, रूमेटिक फीवर के लिए। इसके अंदर माइनर होता है, मेजर होता है। तो मेजर के अंदर बात करेंगे, कार्डियाटिस, हार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन होना, कोरिया, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होना, जर्की मूवमेंट्स होना, एडिमा मार्जिनेटम्स होना, सबकुटेनियस नोड्यूल्स बन जाना और पॉलीआर्थराइटिस, खूब सारे जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाना। तो कार्डियाटिस, कोरिया, एडिमा मार्जिनेटम, सबकुटेनियस नोड्यूल और पॉलीआर्थराइटिस, ये पांचों के पांचों मेजर क्राइटेरिया होते हैं जोन्स क्राइटेरिया के। और माइनर के अंदर ये सभी आते हैं, लो ग्रेड फीवर, एएसओ और ईएसआर और आर्थ्रेल्जिया भी होता है, ठीक है, आर्थ्रेल्जिया, जॉइंट में पेन होना आर्थ्रेल्जिया कहलाता है। एल्जिया जिस वर्ड के पीछे लगता है इट मीन्स होता है पेन, और आर्थ मतलब जॉइंट के अंदर पेन होना, क्लियर है। तो आपके सामने ये सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पेज, ये इसका आप अच्छे से नोट्स बनाएं ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत नहीं आए। आगे बात करेंगे मेजर क्राइटेरिया। मेजर क्राइटेरिया में हमने पढ़ा कि जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं। तो जॉइंट्स के अंदर क्या देखने को मिल रहा था, पॉलीआर्थराइटिस, बहुत सारे जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा था दोस्तों, इसको पॉलीआर्थराइटिस, क्लियर है। पॉलीआर्थराइटिस ये अर्ली फीचर होता है, सबसे पहले यही देखने को मिलता है जब रूमेटिक फीवर होता है तो जॉइंट्स के अंदर पेन होने लग जाता है, इन्फ्लामेशन होता है और पेनफुल जॉइंट होते हैं, जैसे कि एल्बो, नी, एंकल, एल्बो, नी, ये सब कैसे जॉइंट है दोस्तों, हिंज जॉइंट। कैसे जॉइंट है, हिंज जॉइंट है ये दोनों, ठीक है। एंकल जॉइंट
रिस्ट जॉइंट, यहाँ सभी के सभी में क्या होता है, पेन होता है। नेक्स्ट है नर्सिंग रोल क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, मसाज करवानी है पेशेंट के, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन करवाना है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देनी है, एंटी प्लेटिलेट्स और एस्प्रिन्स ये सब यूज़ करनी है ताकि पेशेंट के इन्फ्लामेशन पेन कंडीशन को हम कम कर सकें, मसाज हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन। नेक्स्ट बात करेंगे हार्ट की। हार्ट के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों, बाइकस्पिड, जिसे मिट्रल वाल के नाम से भी जानते हैं। हार्ट में सबसे पहले यही फाइंडिंग देखने को मिलती है, अर्ली फाइंडिंग यही होती है। और ये आपका बाइकस्पिड वाल लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाने वाला वाल होता है। यदि फीमेल के अंदर रूमेटिक फीवर हो रहा है तो मिट्रल वॉल इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसे बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। और यदि यही रूमेटिक फीवर यदि मेल्स के अंदर होता है, मतलब मेल चाइल्ड के अंदर होता है, तो उसके अंदर कौन सा वाल इफेक्ट होता है, एरोटिक वाल इफेक्ट होता है। ये आपके लिए न्यू पॉइंट है। यदि मेल स्पेशली दिया जाए, मेल के अंदर यदि रूमेटिक फीवर होता है तो कौन सा वाल इफेक्ट होगा, तो आपका राइट आंसर होगा एरोटिक वाल। यदि कॉमनली आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया, ना मेल ना फीमेल, कॉमन पूछ लिया गया है कि रूमेटिक फीवर में कौन सा वाल इफेक्ट होता है, तो आपका राइट आंसर जाएगा बाइकस्पिड मिट्रल वॉल। नेक्स्ट बात करेंगे इर्दिमा मार्जिनेटम, ये क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। इर्दिमेटस स्पंजिनिस रेसेस, इसमें रेड कलर के रेसेस हो जाते हैं, ठीक है, रेड रेसेस हो जाते हैं, इस तरह से रेसेस बन जाते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टिंग ऑन, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ट्रंक पार्ट पे। जो ट्रंक पार्ट होता है उस पार्ट पे क्या होता है, बीच में स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ पे रेसेस हो जाएंगे ट्रंक पार्ट पे, क्लियर है। और पेल सेंटर इज प्रेजेंट, बीच से क्या होंगे, पेल होंगे, साइड से क्या होंगे, रेड होंगे, और बीच से क्या होंगे, वाइट होंगे, क्लियर है। तो पेल सेंटर रहेगा और नॉन प्रोरेटिक रहेगा। नॉन प्रोरेटिक मतलब, प्रोरेटिस का मतलब होता है दोस्तों खुजली होना, तो नॉन प्रोरेटिक मतलब हो जाएगा वहाँ पे खुजली नहीं होगी उसके, और सेंटर एकदम पेल रहेगा, वाइट रहेगा, और साइड से क्या होगा, रेड रहेगा। और ट्रंक मतलब छाती पे, पेट पे सबसे पहले देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सबक्यूटेनियस नोड्यूल। ये नोड्यूल्स कैसे होते हैं, पेनलेस होते हैं, इनमें भी दर्द नहीं होता है, ना इनमें कोई टेंडरनेस होता है, ये सबसे लास्ट में देखने को मिलता है, लेट फाइंडिंग होते हैं ये। प्रेजेंट ऑन बोनी प्रोमिनेंस, जहाँ जहाँ जॉइंट्स के उभराव वाला पार्ट है, जैसे कि एल्बो, कोनी, स्पाइन और ऑक्सीपुटेरिया, ये सभी के सभी बोनी प्रोमिनेंस में ये प्रेजेंट होता है। नॉन टेंडर पेनलेस सबक्यूटेनियस नोड्यूल होते हैं। नेक्स्ट है सिंडेनम कोरिया। ये कोरिया क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। ये लेट अपीयर होता है, मंथ टू ईयर, कुछ महीने से कुछ साल के बीच में देखने को मिलता है रोमेटिक फीवर में। ये सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक्सट्रीमिटीज़ और फेस के अंदर इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। पेशेंट को पता नहीं होता है, फिर भी वो मूवमेंट करते रहते हैं, उसके हाथ और उसके फेस हिलता रहता है, ठीक है। हाइपोटोनिया, टोनिसिटी कम हो जाती है मसल्स की। जर्की स्पीच हो जाती है, कैसे, जर्की स्पीच हो जाती है। और इमोशनल लाइबिलिटी, ये सब देखने को मिलते हैं कोरिया के अंदर, क्लियर है। आगे बात करेंगे डायग्नोसिस की, कि रोमेटिक फीवर का डायग्नोसिस किस तरह से होता है। तो 2 मेजर क्राइटेरिया, यदि किसी पेशेंट के अंदर 2 मेजर क्राइटेरिया हैं तो भी क्या कह देंगे उसके अंदर। 2 मेजर का मतलब है कार्डियाटिस, कोरिया, ठीक है। मान लो ये दो किसी भी बच्चे के अंदर हैं, चिल्ड्रन के अंदर हैं, इट मीन्स उसके रोमेटिक फीवर है। बात करेंगे 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया। यदि किसी चिल्ड्रन के अंदर 1 मेजर देखने को मिल रहा है, कहने का मतलब है जैसे कि ये एक कार्डियाटिस देखने को मिल रहा है, और 2 जैसे लो ग्रेड फीवर हो गया और ESR बढ़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में भी क्या मानेंगे हम, रूमेटिक फीवर मानेंगे। यदि किसी बच्चे के अंदर मेजर क्राइटेरिया कोई भी एक है, जैसे पॉलीआर्थराइटिस है, क्लियर है, और इनमें से 2 हैं, एस्कोबोडीज है या फिर C रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज है, ASO टाइटर इंक्रीज है, तो भी क्या मानेंगे हम, रूमेटिक फीवर मानेंगे उसके अंदर, क्लियर है। तो ये डायग्नोसिस का क्राइटेरिया होता है। और यदि 3 माइनर क्राइटेरिया हैं और वो बार बार आ रहे हैं, ठीक है, इफ़ रिकरेंट 3 माइनर क्राइटेरिया, जैसे फीवर हो रहा है, ASO टाइटर इंक्रीज है, C रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीज है, ठीक है, ESR बढ़ा हुआ है, तो ये क्या है, माइनर क्राइटेरिया है तीनों के तीनों। यदि ये बार बार होंगे तो भी क्या मानेंगे हम, डायग्नोसिस मानेंगे। एविडेंस ऑफ प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन, यदि इन तीनों क्राइटेरिया में से जो भी हैं यदि कोई पाया जाता है तो स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन माना जाएगा। इंक्रीज ASO टाइटर,
क्लियर है। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट की बात करें तो हम क्या इलाज करेंगे। जब रूमेटिक फीवर से सफ़र कर रहा है बच्चा तो हम स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे, क्योंकि हार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ेगा, इसलिए हम स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे फॉर 2 वीक्स के लिए। नेक्स्ट है ओरल पेनिसिलिन स्टार्ट करेंगे फॉर 10 डेज के लिए। 10 डेज के लिए ओरल पेनिसिलिन स्टार्ट करेंगे 4 टाइम्स पर डे। नेक्स्ट है स्टेरॉइड्स स्टार्ट करेंगे ताकि इन्फ्लामेशन, एस्प्रिन, पेन, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए 12 वीक्स के लिए। क्लियर है। एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करेंगे एज ए एंटीबायोटिक 250 mg 4 टाइम्स पर डे। क्लियर है दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है प्रिवेंशन के लिए, प्रोफाइलेक्टिक के लिए, किसके लिए, रूमेटिक फीवर के लिए, तो आपका राइट आंसर होगा बेंजाथिन बेंजिल या बेंजाथिन पेनिसिलिन। ठीक है। बेंजाथिन पेनिसिलिन क्या होती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है प्रिवेंशन और प्रोफाइलेक्टिक के लिए, रूमेटिक फीवर के लिए। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर बात करें ड्रग की तो बेंजिल पेनिसिलिन ये 1 in 3 to 4 वीक्स, 3 से 4 वीक के अंदर एक बार देनी होती है। हर एवरी 3 वीक से यदि 30 kg से ज़्यादा है किसी बच्चे का, बड़े का वेट अगर 30 kg से ज़्यादा के अंदर हो रहा है तो 12 लाख इंटरनेशनल यूनिट में ये देना है। यदि 30 kg से कम है वेट चिल्ड्रन का तो 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है। क्लियर है। अब ड्यूरेशन कब तक रहेगा, कब तक ये बेंजिन पेनिसिलिन हमें देनी है बच्चे को। यदि कार्डियाटिस नहीं है बच्चे के, विदाउट कार्डियाटिस है तो नेक्स्ट 5 ईयर तक देंगे और 18 साल तक दे सकते हैं। और यदि ट्रीट नहीं हो रहा है तो विच एवर इज लॉन्गर लंबे समय तक भी चल सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे अगर विद कार्डियाटिस है, अगर उसके हार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन भी है साथ के साथ, ठीक है, तो नेक्स्ट 10 ईयर्स तक देंगे और 25 साल तक दे सकते हैं। और विच एवर इज लॉन्गर, जब तक ट्रीट ना हो हमें ये देना पड़ेगा बेंजिल पेनिसिलिन। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे ओरल पेनिसिलिन की। ओरल पेनिसिलिन वी नाम से ये आता है 250 mg ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार देना होता है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे इफ़ पेनिसिलिन एलर्जिक, यदि पेशेंट को, क्योंकि पेनिसिलिन क्या एक प्रकार से एंटीबायोटिक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। अब बात करेंगे ये पेनिसिलिन एलर्जिक है, यदि पेशेंट, पहले हमें AST करना होता है, सबसे पहले स्किन टेस्ट करते हैं। जब भी हम कोई भी एंटीबायोटिक किसी को देते हैं तो क्या करते हैं, स्किन एलर्जिक टेस्ट करते हैं। अब वह एलर्जिक टेस्ट यदि किसी को हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या यूज़ करेंगे, उसके अंदर एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करेंगे। एरिथ्रोमाइसिन यूज़ करेंगे 250 mg 2 टाइम्स पर डे, दिन में 2 बार देंगे और 250 mg देंगे यदि पेनिसिलिन से एलर्जी है रूमेटिक फीवर वाले पेशेंट को। और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ और फॉलोइंग सर्जरी लाइफ लॉन्ग प्रोफाइलेक्सिस भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये यदि पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है तो लाइफ लॉन्ग में भी ये चल सकती है मेडिसिन। क्लियर है। आगे बात करेंगे स्टेरॉइड्स की। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं दोस्तों, एक ऐसे एजेंट्स हैं, ये लाइफ सेविंग हार्मोन होते हैं स्टेरॉइड्स। तो ये प्रीफर्ड होते हैं स्पेशली इन कार्डियक प्रॉब्लम्स के अंदर। कार्डियक प्रॉब्लम्स इस, यदि रूमेटिक फीवर के अंदर क्या होता है, कार्डियाटिस हो रहा है, इसलिए हम स्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ओरल प्रेडनिसोलोन क्या है, स्टेरॉइड है, ठीक है, 2 mg पर kg पर डे इसको देना होता है। मैक्सिमम 60 mg पर डे दे सकते हैं इसको, और फॉर 3 वीक्स के लिए इसको देना है। टेपर ओवर 9 वीक्स, टेपर ओवर 9 वीक्स का मतलब है इसको आने वाले 9 वीक में धीरे धीरे कम करना है, सडनली स्टॉप नहीं करना होता है स्टेरॉइड को। टेपर डोज में क्या करना है, इसको कम करते हुए, डोज को कम करते हुए चलेंगे यदि हम इसको बंद कर रहे हैं, सडनली स्टॉप नहीं करना है। क्लियर है। नेक्स्ट है एस्प्रिन। एस्प्रिन क्या है, एंटीप्लेटिलेट ड्रग है। तो 90 to 120 mg पर kg पर डे इन 4 डिवाइडेड डोज में हम ये एस्प्रिन देंगे पेशेंट को, और 10 वीक्स तक ये चलेगी। क्लियर है। तो एस्प्रिन, स्टेरॉइड्स और पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, बेंजाथिन पेनिसिलिन, ये सभी के सभी क्या हैं, ड्रग्स हैं जो कि रूमेटिक फीवर के अंदर यूज़ की जाती हैं। क्लियर है। अब आगे बात करेंगे एक मिशन होता है जिसे जय विज्ञान मिशन के नाम से जानते हैं। जय विज्ञान मिशन ये किससे संबंधित है दोस्तों, ये प्रोग्राम है फॉर द कंट्रोल ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज़ और रूमेटिक फीवर को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया गया ये मिशन है, जय विज्ञान मिशन। क्लियर है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ताकि सीरो सर्विलेंस कर सकें, टू फाइंड आउट एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, क्या इसके कोजेज हैं, फॉर ग्रुप
ए स्ट्रेप्टोकोकाइस एंड सोर थ्रोट, ताकि सोर थ्रोट हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई किस तरह से कोज कर रहा है, ये सब पता कर सकें। पूरे अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में रूमेटिक फीवर के जितने भी बच्चे उनको रजिस्टर कर सकें, इसके लिए वैक्सीन बना सकें रूमेटिक फीवर के लिए, और रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकें रूमेटिक फीवर के अगेंस्ट। जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, पैथोलॉजी हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए जय विज्ञान मिशन एक प्रोग्राम है, किसके लिए, कंट्रोल करने के लिए रूमेटिक फीवर। आपको इतना याद रखना है कि जय विज्ञान मिशन किसके लिए है, रूमेटिक फीवर के लिए। क्लियर है? तो थैंक यू सो मच दोस्तों। इसी तरह से आप अपनी क्लास को अटेंड करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।